हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3A का हम नियम और कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, यानी जो चैप्टर 3 था और एक्सरसाइज नंबर 3A था। देखना होगा क्या, हम पढ़ रहे थे पुराण। तो इससे पहले हम देखे थे कि कोई संख्याएं जब पूरा धन में हो तो जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोई संख्याएं जब पूरा ऋण में हो तो यानी कि माइनस में हो तो जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, और कोई संख्याएं जब धनात्मक कुछ संख्याएं हो कुछ संख्याएं ऋणात्मक हो तब जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे और कैसे करते हैं इसका जोड़। ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया था। उसके बाद बात आती थी कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक को लेकर थोड़े कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने कहा था ना कि जोड़ घटाव ये सीख लो तो फिर पूर्णांक का कॉन्सेप्ट बता देंगे। तो देखना होगा क्या, अगर पूर्णांक की बात करें, हम किसकी बात करें दोस्त, पूर्णांक की बात करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट में ये लास्ट क्लास है, उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर का सवाल बताएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का इस वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर हम पूर्णांक की बात करें तो देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक संख्याएं क्या होंगी दोस्त, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, और समझना, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य मिलकर पूर्णांक कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो पूर्णांक क्या है, तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाकर जो क्या कहलाती है संख्याएं, वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाकर क्या हो जाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। समझ में आए कि नहीं। तो पूर्णांक में कौन कौन शामिल है, पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं शामिल है, ये पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं शामिल है और पूर्णांक में शून्य शामिल है। अब यहाँ से चीजें थोड़ा सा देखना तो क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब कि भैया पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी शामिल है, सभी धनात्मक संख्याएं शामिल है, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल है, सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल है, और पूर्णांक में शून्य भी शामिल है। समझ में है कि नहीं। और इसके पहले हम आपको प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी समझा चुके हैं, तो समझना वहां से। अगर इस परिभाषा को देखा जाए तो आपने देखा होगा कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती थी, 0 से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके अनंत तक। अब समझना, अब अगर संख्या रेखा आप देखोगे, अगर संख्या रेखा की बात बताएंगे, अभी इतना समझो। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 ये पूरी संख्या शामिल होती थी। और अगर आप संख्या रेखा तो बनाना ही पड़ेगा, बिना संख्या रेखा के नहीं समझा पाएंगे। 0 या इसको अलग से ही समझा देते हैं। पहले आप ये समझ गए ना कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य मिलकर पूर्णांक कहलाती है। इसी कॉन्सेप्ट को संख्या रेखा पर समझा रहे ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ऊपर देख लो ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखना, इस परिभाषा को रहने दो, पूर्णांक हम लोग समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा संख्या रेखा देख लो ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखना होगा क्या, ये देखना, जैसे संख्या रेखा होती थी, संख्या रेखा के बीच में इधर 0 होता था, इधर जो संख्याएं लिखी जाती थी सब धनात्मक संख्याएं कहलाती थी। क्या कहलाती थी, धनात्मक संख्या। इधर जो चीजें लिखी जाती थी सब क्या कहलाती थी, ऋणात्मक संख्याएं। क्या लिखी जाती थी, ऋणात्मक संख्याएं। दिशा की बात करें तो ये बाईं ओर है, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, दाईं ओर है, दाईं ओर है। अब समझना कि 0 के दाईं ओर जितनी संख्याएं लिखी जाती थी सब धनात्मक संख्या में होता था, 0 के बाईं ओर जो संख्या लिखी जाती थी सब ऋणात्मक संख्या में होता था। समझ में आया कि नहीं, यानी कि सब ऋणात्मक संख्याएं होती थी। तो 0 के बाईं ओर सब ऋणात्मक संख्याएं और 0 के दाईं ओर सब धनात्मक संख्याएं, और 0 तो बीच में है एक ही। और पूर्णांक की परिभाषा क्या कहती है कि पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य सब शामिल होते हैं, यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य मिलकर पूर्णांक कहलाती है। इसका मतलब है कि अगर संख्या रेखा पर आप देखेंगे तो ऋणात्मक संख्या 0 के बाईं ओर की जितनी भी संख्याएं हैं सब ऋणात्मक संख्याएं शामिल हो जाएंगी, और धनात्मक संख्या 0 के दाईं ओर जो संख्याएं हैं सब शामिल हो जाएंगी। इधर माइनस वाली इधर प्लस वाली, और 0 भी शामिल है, और क्या है, 0 भी शामिल है। तो समझना थोड़ा सा, 0 भी शामिल है
और आपको बताए थे, बहुत डीप में समझा रहे हैं, लेकिन 6 के स्तर पर बहुत ज़्यादा डीप में समझने की जरूरत है नहीं, फिर भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, तो अगर आप समझ जाए तो बेहतर है, नहीं तो बस इतना समझिए कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मतलब शून्य को मिला देंगे, सभी मिलकर पूर्णांक कहलाती है। क्या है कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य मिलकर पूर्णांक कहलाती है। बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, क्योंकि वीडियो तो लंबे समय तक पढ़ा ही रहता है, तो अगर बाद में कभी जरूरत पड़े कोई वीडियो ये देखे तो पूरा पूरा डीप में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए पूरा डीप में ही समझा दे रहे हैं। देखिए होगा क्या कि अब देखना, अब अगर यहाँ से ध्यान देखना तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक और शून्य सब शामिल है पूर्णांक में। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर पूर्ण संख्या अगर आप देखोगे तो पूर्ण संख्या यहाँ से स्टार्ट होता है ना, पूरी धनात्मक संख्या प्लस 0, यानी कि 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अनंत तक, ये वाली यहाँ से, ठीक है, समझ में आया कि 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या ना, तो 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे अनंत तक। और इधर है पूरा ऋणात्मक संख्या, इधर क्या है पूरा ऋणात्मक संख्या, तो समझना। और ये सब मिलाकर टोटल क्या है भाई, यहाँ से शुरू होता है पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 उधर धनात्मक तक, और इधर ऋण संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और अगर सबको मिला दिया जाए तो सब पूर्णांक कहलाती हैं। सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो अगर पूर्णांक को हम तोड़ेंगे तो 2 रूप में तोड़ सकते हैं, कैसे अब समझना। अब अगर पूर्णांक को हम तोड़ेंगे तो भाई 2 रूप में तोड़ सकते हैं, कैसे देखना कि भाई संख्या रेखा के अगर 0 और दाईं ओर, अगर 0 और दाईं ओर की संख्याओं को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या मिल जाएगी, और अगर संख्या रेखा पर अगर बाईं ओर की संख्याओं को देखें, ऋणात्मक संख्याओं को देखेंगे तो ऋणात्मक संख्या मिल जाएंगी बाईं ओर की संख्या, और सब मिलाकर पूर्ण संख्या है, सब मिलाकर पूर्णांक है। इसका मतलब कि अगर पूर्णांक को आप लिखना चाहें तो पूर्णांक 2 तरह के संख्याओं को मिलकर बनेगा, मतलब 2 संख्याओं को मिला देंगे तो पूर्णांक बनेगा। कौन कौन संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को, इसको ऋणात्मक संख्याओं को, ऋणात्मक संख्याओं को, और इधर पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या को। तो अगर कोई ये बोले कि ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के मिलने से पूर्णांक बनता है तो भी ठीक है, क्योंकि संख्या रेखा को आपको दिखाए ना कि भैया पूर्णांक की परिभाषा होती है कि ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्याओं के मिलने से पूर्णांक बनता है। और आप देखो कि संख्या रेखा आप देखेंगे तो 0 और 0 के दाईं ओर जो धनात्मक संख्या है सभी को मिलाकर पूर्ण संख्या बनता है, और 0 के बाईं ओर तो ऋणात्मक संख्या है। इसका मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के मिलने से पूर्णांक बनता है, ये भी सही है। और कोई ये कहेगा कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के मिलने से पूर्णांक बनता है तो भी ठीक है। अब देखना ऋणात्मक संख्याएं कैसे होंगी, जैसे -1 -2 -3 -4, ये सारी संख्याएं। और पूर्ण संख्या को अगर तोड़ना चाहे तो पूर्ण संख्या में 2 चीजें आएंगी, क्या क्या आएंगी, एक तो शून्य आएगा, एक तो क्या आएगा शून्य, एक आएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्यों, क्योंकि भैया प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाता है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है ना, तो 1 2 3 4 इस तरह से ऐसे ऐसे अनंत तक, ऐसे ऐसे कहाँ तक, अनंत तक। और ऐसे ऐसे ऋणात्मक कहाँ तक हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, अनंत तक। अब समझना, तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 भाग में, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या में। और पूर्ण संख्या 0 और प्राकृतिक संख्याओं के मिलने से बनता है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या को 0 और प्राकृतिक संख्या के रूप में भी तोड़ सकते हैं। समझ में आए कि नहीं, तो इस तरह से हम पूर्णांक को समझ सकते हैं। तो पूर्णांक क्या है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के मिलने से पूर्णांक बनता है। और इसको इस डायग्राम की तरह भी दिखा सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब थोड़ा सा समझना, संख्या रेखा रहने दो भी, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखना, यहाँ से थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट निकलेंगे, ये समझ लो, फिर निरपेक्ष मान बता देंगे, योगात्मक प्रतिलोम बता देंगे, फिर चैप्टर का 1 बाय 1 करके सवाल लगाएंगे। अभी हमने क्या क्या समझा, अभी हमने समझा कि जो पूर्णांक होता है वो 2 तरीके संख्याओं के मिलने से बना था। किसके मिलने से बना था भैया, ऋणात्मक संख्याएं थी,
ऋणात्मक संख्याएं थी और पूर्ण संख्याएं थी। क्या थी? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को दो भागों में बांटा था हमने, शून्य भी था और प्राकृतिक संख्या था। और क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब इसी डायग्राम को देखिएगा, अगर डायग्राम को बांटेंगे तो पूर्णांक को दो भागों में बांट दीजिए, ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। फिर पूर्णांक को पूर्ण संख्या को दो भागों में बांट दीजिए, जीरो और प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट निकलेंगे, देखिएगा। जीरो पूर्णांक है, सही बात है, हाँ सही है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक है, सही बात है, हाँ है। सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक है, हाँ सही बात है। लेकिन अब ध्यान देना कि भैया जीरो बीच में है, तो जीरो के दाईं ओर की जो संख्या है कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक। और जीरो के बाईं ओर जो है उसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। भैया जीरो तो बीच में है, तो जीरो को क्या कहेंगे? तो देखना, जीरो बीच में है ना, तो जीरो न तो दाईं ओर है, अगर दाईं ओर रहता तो धनात्मक कहते, अगर बाईं ओर रहता तो ऋणात्मक कहते। तो जीरो तो न दाईं ओर है न बाईं ओर है, ये तो बीच में है ना, तो जीरो देखिएगा पूर्णांक है। जीरो क्या है? पूर्णांक है। जीरो क्या है दोस्त? पूर्णांक है। लेकिन जीरो न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। तो कोई अगर ये आपसे पूछ दे कि जीरो पूर्णांक है तो आप कहेंगे हाँ सही है, जीरो पूर्णांक है। लेकिन कोई कह दे कि जीरो धन पूर्णांक है तो कहोगे गलत है। जीरो न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। हाँ, जीरो पूर्णांक है, लेकिन उसे हम धन पूर्णांक नहीं मानते, ऋण पूर्णांक नहीं मानते, क्योंकि जीरो बीच में एग्जिस्ट करता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, जीरो के दाईं ओर जितनी संख्याएं हैं सब धन पूर्णांक है, जीरो के बाईं ओर जितनी संख्याएं हैं सब ऋण पूर्णांक है। ठीक है, आगे देखना कहानी क्या होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट देखना कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, सही है। सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, सही है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, सही है। जीरो एक पूर्णांक है, सही है। हाँ, जीरो न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अब देखना उल्टा, अगर बोले कहेगा कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है ऐसा तब होता है जब जीरो प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन पूर्णांक में तो ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं। और पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं और धनात्मक संख्याओं के मिलने से बनता है सभी, यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और जीरो के मिलने से। तो पूर्णांक में तो ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, सभी पूर्णांक ऋणात्मक होती हैं नहीं। क्यों? क्योंकि भैया पूर्णांक में तो धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी आता है। अब समझना, पूर्णांक में जीरो शामिल नहीं होता, गलत है। नहीं, जीरो शामिल होता है। धनात्मक संख्या जीरो और ऋणात्मक संख्या के मिलने से पूर्णांक बनता है। तो ये सारी चीजें थी पूर्णांक को लेकर खेला। समझ में आया होगा आपको? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा ना पूरा कॉन्सेप्ट? ये था पूर्णांक, इंटीजर्स इंग्लिश में कहते हैं। अब समझना होगा क्या, अब इसके आगे कहानी समझना थोड़ा सा। अब कभी कभी आपसे ये पूछ देता है, निरपेक्ष मान पूछता है। क्या पूछता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। कभी कभी क्या पूछता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। देखना, कभी कभी क्या पूछता है आपसे? निरपेक्ष मान पूछता है। क्या पूछता है? निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी आपसे। समझ में आया कि नहीं? देखना क्या होगा, कभी कभी निरपेक्ष मान पूछता है। तो निरपेक्ष मान किसी संख्या में कैसे निकालते हैं? शून्य से किसी संख्या की दूरी ही उसका निरपेक्ष मान है। कैसे होगा समझना। जैसे मतलब कि निरपेक्ष मान का मतलब क्या है कि शून्य से दूरी बताता है, किसी संख्या का शून्य से दूरी बताता है। कैसे बताता है? जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ संख्या रेखा देखो है ही ना, यहाँ समझना है। ये संख्या रेखा भी समझ लो। देखो निरपेक्ष मान का मतलब क्या होगा। वो निरपेक्ष मान किसी संख्या में ये बता देगा, जैसे किसी संख्या का निरपेक्ष मान पूछा कि बताइए +6 का निरपेक्ष मान क्या है, तो इसका मतलब है कि वो शून्य से कितना दूर है, शून्य से दूरी ही उसका निरपेक्ष मान होगा। समझना कैसे? जैसे कह दो -1, -2, -3, -4, -5, ये परिमाण होता है। याद रखना क्या होता है? परिमाण होता है। परिमाण के सेंस में हम बात कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो ऐसे पूछ दिया। अब देखो संख्या रेखा को आप ध्यान से देखना, इसके दाईं ओर पूरी धनात्मक संख्या है, इसकी बाईं ओर यानी जीरो के बाईं ओर पूरी ऋणात्मक संख्या है। अब समझना, अगर कभी पूछ देगा कि 2 का +2 का
निरपेक्ष मान कितना है, निरपेक्ष मान। और कभी ये पूछ देगा कि -2 का निरपेक्ष मान कितना है, निरपेक्ष मान कितना है, ये पूछ देगा आपसे। ये दोनों सवाल पूछ दिया कि बताओ कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है तो मत लगाओ ना, अभी ये समझ लो। कभी पूछ दिया कि +2 का निरपेक्ष मान बताइए और -2 का निरपेक्ष मान बताइए। देखो निरपेक्ष मान निकालने का मतलब क्या है कि देखो कि शून्य से कितना दूर पर है, शून्य से देखो +2 कितना दूर पर है, दाईं ओर देखेंगे तो 1 इकाई 2 इकाई, 2 इकाई की दूरी पर था 2, और -2 देखो शून्य से कितना दूर है, 1 इकाई 2 इकाई, ये भी 2 इकाई था। समझ में आया कि नहीं? यानी कि शून्य से दूरी ही, मतलब किसी संख्या की या किसी अंक की शून्य से कितना दूर पर कोई संख्या है वही उसका निरपेक्ष मान होता है। तो उसमें साइन मैटर नहीं करता, ये चिन्ह मैटर नहीं करता, प्लस या माइनस। समझ में आया कि नहीं? तो किसी संख्या का अगर आपसे निरपेक्ष मान पूछे, क्या पूछे, निरपेक्ष मान पूछे, तो उसका आप साइन हटा देना, यानी प्लस या माइनस का निशान लगाओगे वही हटा देना, वही उसका एग्जैक्ट आंसर होगा। जैसे मैं कह दूँ +5 का निरपेक्ष मान क्या होगा तो आप कहोगे 5, मैं कह दूँ -5 का निरपेक्ष मान क्या होगा तो आप कहोगे 5, दोनों कंडीशन में कहोगे 5, क्योंकि 5 ये परिमाण है। क्या है? परिमाण। यानी कि ये बता रहा है कि शून्य से दूर -5 कितना दूरी पर है, 5 इकाई दूर पर है, और +5 कितना इकाई दूर पर है, 5 इकाई दूर पर है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान वही होता है, बस उसका आप चिन्ह हटा दो। जैसे -10 का निरपेक्ष मान क्या होगा तो आप कहोगे 10, +10 का निरपेक्ष मान क्या होगा, कहोगे 10, साइन ही हटा दो, चिन्ह ही हटा दो, माइनस प्लस हटा दो। समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान क्या होगा, जो संख्या होती खुद होती, बस उसका साइन हटा दो। क्यों? क्योंकि निरपेक्ष मान 0 से दूरी बताता है कि कितना दूरी पर संख्या है। अब समझना कैसे होगा, इसी को कहीं कहीं माड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? माड में। निरपेक्ष मान पूछेगा तो कहेगा कि माड में किसी संख्या को, जैसे पूछ देगा माड, ऐसे 2 लाइन के बीच में कोई संख्या लिखेंगे तो उसको माड कहेंगे, ऐसे माड बनता है। ठीक है, जैसे कह दे -3 का मान बताइए, माड में -3 लिख दिया तो माइनस हटा दो, सिर्फ 3 लिख दो, चिन्ह कोई मत लिखो, कोई चिन्ह मत लिखो। जैसे मैं कह दूँ +5 का बताइए निरपेक्ष, माड में +5 लिख दो, मैं कहूँ इसका मान बताइए, आप लिख दो 5, चिन्ह हटा दो। समझ में आया कि नहीं? यानी शॉर्टकट क्या है कि निरपेक्ष मान निकालने के लिए, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकालने के लिए उसका माइनस या प्लस चिन्ह ही हटा दो, गायब कर दो, सीधे वो संख्या लिख दो। जैसे मैं कह दूं कि -6 का निरपेक्ष मान कितना होगा, आप कहोगे 6, +6 का निरपेक्ष मान कितना होगा, आप कहोगे 6। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से। तो किसी भी संख्या का अगर दोस्त निरपेक्ष मान पूछे तो उसका माइनस प्लस का चिन्ह हटा दो, खत्म, जो संख्या है लिख दो। समझ में आया कि नहीं? अब देखना, जैसे मैं कह दूं कि -10 का निरपेक्ष मान बताइए, आप कहोगे 10 आंसर, यही आंसर। मैं कह दूं +6 का निरपेक्ष मान बताइए, आप कहोगे 6 आंसर। समझ में आया कि नहीं? अब थोड़ा सा एक चीज समझना, यहाँ पर देखो -10 10 बराबर नहीं है, ये किस कंटेक्स्ट में करें ये समझना, ऐसा नहीं कि आप कह दो कि बराबर है, गलत है। समझ में आया कि नहीं? ये देखना। अब देखना, थोड़ा सा समझना, और निरपेक्ष मान को ही माड में लिखता है। क्या लिखता है? माड में। तो ऐसे अगर माड में कोई संख्या लिखी हो, कभी ऐसे आपको सवाल आए, जैसे ऐसे माड में लिखा रहेगा, मान लीजिए लिख देगा कि मान ज्ञात कीजिए, ऊपर दे दिया मान ज्ञात कीजिए, क्या दे दिए, मान ज्ञात कीजिए, या पूछ देगा हल कीजिए, या क्या कह देगा, हल कीजिए। इस तरह से सवाल अगर आए कभी, क्या जाए मान ज्ञात कीजिए या हल कीजिए, तो माड में लिखा रहेगा। निरपेक्ष मान निकालने के लिए नहीं देगा, ऐसे माड में दे देगा 3, इसका आंसर बताइए, दे देगा माड में 5, इसका आंसर बताइए, दे देगा 4, इसका आंसर बताइए, दे देगा -7, इसका आंसर बताइए। तो देखना, माड में कोई संख्याएं हो ना तो उसका चिन्ह हटा के जो संख्या बस वही लिख दो, माइनस प्लस देखो ही मत कि क्या है। ऐसे 2 लाइन ऐसे खड़ी खड़ी होती है, उसके बीच में कोई संख्या ऐसे लिखते हैं तो कहते हैं कि माड में है। जैसे माड में -3, माड में 4, माड में -7, माड में 5। समझ में आया कि नहीं? तो देखना, सॉरी यहाँ चिन्ह निशान रहेगा +5। अब देखना, -3, माड में -3 है तो इसका मान क्या होगा, सिर्फ 3 लिखो, माइनस प्लस हटा दो, जो +5 का आंसर क्या होगा, 5 लिखो, माइनस प्लस हटा दो, कोई उसका वैल्यू नहीं कुछ। माड में क्या है, 4 है, इसका मान कितना, +4 है, इसका मान क्या होगा, 4। माड में क्या है, -7 है, माइनस प्लस गायब कर दो, सिर्फ 7 लिख दो, ये आंसर। तो अगर कोई संख्या ऐसे माड में लिखी हो और आपसे ऐसे आंसर पूछे तो ऐसे कर सकते हैं। समझ में आए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया होगा। अब देखना निरपेक्ष मान के बाद अब देखना थोड़ा सा एक सवाल और आता है आप लोग में, योगात्मक प्रतिलोम। क्या आता है? योगात्मक प्रतिलोम। क्या पूछता है? योगात्मक प्रतिलोम। ये भी सवाल पूछता है आप लोग में, योगात्मक प्रतिलोम। समझना योगात्मक प्रतिलोम क्या कहते, मतलब किसे कहेंगे? तो कोई दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर उसका उत्तर 0 आ जाता है, ठीक है, यानी कि किसी दो पूर्णांकों का योग यदि शून्य हो जाए तो वही योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। वही योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। यानी ऐसे समझ लो कि अगर एक पूर्णांक है ए, एक पूर्णांक है बी, तो ए और बी को जोड़ने पर अगर उसका आंसर यानी उसका अगर उत्तर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, तो कहेंगे योगात्मक प्रतिलोम। क्या कहेंगे? योगात्मक प्रतिलोम। अब समझना योगात्मक प्रतिलोम में कैसे करेंगे, जैसे किसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम पूछ दे तो बस उसका चिन्ह बदल देना तो योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैं कह दूं कि 3, मैं कह दूं +3 है, मैं कह दूं क्या है? +3 है। समझना मैं कह दूं कि +3 है। अच्छा ये बताओ अगर +3 है तो +3 में ऐसा क्या जोड़ दे कि 0 उत्तर आ जाए? तो आप कहोगे कि +3 है यानी कि 3 अधिक है प्लस में, तो 3 और कम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 0। समझना अब मैं कह दूं कि अगर मान लो -3 है तो -3 का मतलब क्या है? 3 कम है, तो 0 करने के लिए क्या करेंगे? इसका मतलब कि 3 और इसमें जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी 3 कम था, 3 और बढ़ा देंगे तो 0 हो गया, ना तो कम ना तो बेसी। समझ में आया कि नहीं? अब समझना जैसे मैं कह दूं कि 7 में से ऐसा क्या घटा दे कि आंसर 0 आ जाए, तो आप कहोगे कि 7 में से 7 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 0। यानी +7 था, हमने 7 घटा दिया तो आंसर आ गया 0। अब समझना मैं कहता हूँ कि -7 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे होगा? तो आप कहोगे -7 है, 7 कम है, 7 और बढ़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 0। आप इसमें क्या देख रहे हैं? एक संख्या अगर माइनस में है तो उसी का जस्ट अपोजिट साइन प्लस में आ रहा है, मतलब उसी का जस्ट अपोजिट साइन आ रहा है। जैसे मैं +3 लिया तो आंसर में -3 आया, -7 लिया तो +7 आया, यहाँ -3 लिया तो +3 आया। इसका मतलब कि अगर योगात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का पूछे तो देख लेना, जैसे कि अगर कोई संख्या मान लो जैसे कोई संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो बस उसका साइन चेंज कर देना, माइनस का प्लस कर देना, प्लस का माइनस। जैसे मैं कह दूं कि -7 के योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहना कि 7 होगा लेकिन प्लस में होगा। मैं कह दूं कि +7 के योगात्मक प्रतिलोम, तो कहोगे 7 है तो +7 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -7। मैं कह दूं +10 का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप कहोगे +10 का योगात्मक प्रतिलोम, चिन्ह बदलो -10। मैं कह दूं -10 के योगात्मक प्रतिलोम, तो कहोगे चिन्ह बदल दो -10 का +10। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं कह दूं कि अगर -a का योगात्मक प्रतिलोम, तो आप कहोगे +a। समझ में आया कि नहीं? मैं कह दूं -10 के योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप कहोगे +10। मैं कह दूं -7 के योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप कहोगे +7। और मैं कहूँ कि अगर +7 के योगात्मक प्रतिलोम तो कहोगे -7। तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे? चिन्ह बदल देंगे। जैसे मैं कह दूं कि +4 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए तो आप कहोगे -4। क्या होगा? -4, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 0। समझ में है कि नहीं? तो योगात्मक प्रतिलोम में जो संख्या रहेगा वही रहेगा, बस उसका चिन्ह बदल देना। जैसे मैं कह दूं कि योगात्मक प्रतिलोम में ज्ञात करना है, यानी मैं कह दूं कि बताइए -12 के योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहोगे -12 के योगात्मक प्रतिलोम +12 होगा। संख्या वही रहेगी, बस चिन्ह बदल देना। अगर माइनस में है तो प्लस में कर देना, प्लस में है तो माइनस में कर देना। जैसे मैं कह दूं कि +6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहोगे -6 होगा। मैं कह दूं कि -6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहोगे कि +6 होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे कुछ संख्याएं लिख रहे हैं उसका योगात्मक प्रतिलोम आप बताइए। जैसे मैं कह दूं -7 का, -8 का, 9 का, -10 का, इसका योगात्मक प्रतिलोम इधर लिखिए तो देखिए -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +7 होगा। -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +8।
-9 के सामने देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा है, और आपको बताए हैं कि अगर किसी अंक के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता है इसका मतलब वो प्लस में होता है। तो +9 में सामने कुछ नहीं लगा, इसका मतलब प्लस में है। तो +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -9। और -10 है, -10 के योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +10। तो इस तरह से आप किसी भी ये 10 है ना, इस तरह से आप किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान, योगात्मक प्रतिलोम, पूर्णांक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हमने बताया। और आप इस तरह से किसी भी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम भी निकाल सकते हैं और निरपेक्ष मान भी बता सकते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि जैसे कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा डिटेल आपको एक ही पन्ने की जैसा मिल जाए। इस वजह से मैंने पूरा ऐसे लिख दिया। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो खत्म करने से पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पूरा स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब क्या है कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके एक तरह से जैसे होता है ना, एक ही स्क्रीनशॉट में हो गया होगा। यहाँ से थोड़ा देख लेंगे तो योगात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई संख्या सेम रहती है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जैसे योगात्मक प्रतिलोम अगर पूछे +7 का तो कहोगे -7, -7 का कहोगे +7। अगर 8 है प्लस में है तो उस सेम डिजिट होगा, बस यानी कि सेम नंबर होगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा। जैसे +8 का -8, कोई भी संख्या दे दे। जैसे कि अगर +100 का दिया, इसका क्या हो जाएगा? इसका -100 हो जाएगा। कर दिया -200 का, बताइएगा तुम प्रतिलोम, तो कहोगे आप प्लस में 200। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम देख लेंगे। किसी का देखिए निरपेक्ष मान कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू कर दिया, तो कैसे करेंगे? मान में लगा देंगे। जैसे कि -8 का क्या होगा? 8। -10 का क्या होगा? 10। +8 का क्या होगा? 8। -9 का क्या होगा? 9, मतलब 9। समझ? -9 का क्या होगा? 9। इसका मतलब क्या है कि निरपेक्ष मान में किसी भी संख्या को पूछेगा उसका चिन्ह हटा दो, प्लस है तो भी हटा दो, माइनस है तो भी हटा दो, क्योंकि ये बताता है कि 0 से कितना संख्या पर, मतलब कितने स्थान पर है, कितना इकाई स्थान पर है। तो -8 कितने स्थान पर है, मतलब परिमाण की बात अगर करेंगे तो 0 से 8 स्थान पर है, -10 10 स्थान पर है, +8 8 स्थान पर है, और -9 9 स्थान पर है। तो ये परिमाण बताता है। परिमाण के कॉन्टेक्स्ट में निरपेक्ष मान निकालते हैं तो साइन चेंज कर देंगे, सॉरी साइन लगाएंगे नहीं। योगात्मक प्रतिलोम में साइन चेंज कर देंगे, इसमें साइन लगाएंगे नहीं। माइनस प्लस छोड़ के जो भी संख्या है सेम बस वो संख्या लिख लीजिए, वही उसका निरपेक्ष मान हो जाएगा। और ये आपको पूर्णांक समझाए ही है कि पूर्णांक किन दो संख्याओं से मिलने की बनती है? ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्याओं को 2 भाग में आप बांट सकते हैं, शून्य संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट एक ही, मतलब क्या आ गया, एक ही शॉर्ट में आ गया। अब समझना, ये सारी की सारी चीज़ें समझ गए। अब एकदम पढ़ने पर ध्यान देना, पढ़ने पर कॉन्टेक्स्ट, मतलब एकदम पढ़ने पर क्या रहना, जैसे होता है ना फोकस रहना, तब चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ आप लोग मनोरंजन भी करते ही होंगे। मनोरंजन के लिए आप स्पोर्ट खेलते होंगे, टीवी देखते होंगे और इत्यादि चीज़ें करते ही होंगे। समझ में आया कि नहीं? तो टीवी पर भी देखिए तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखा करिए। आजकल की न्यूज़ तो वैसे भी देखने लायक नहीं है। समझ में आया कि नहीं? उनकी रिसर्च लेवल देख लीजिए, वे अलग ही लेवल पर चल रहे हैं, उनका अपना अलग ही दुनिया बसाए हैं, अपने में मस्त वे लोग। क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं, कुछ अता पता ही नहीं है। अभी हाल ही में किसी न्यूज़ एंकर ने टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर बोल दिया, ये सब 2 कौड़ी का मतलब बोल दिया। हाँ, कि जो टीचर राष्ट्र को जोड़ता है, राष्ट्र निर्माण की चीज़ें बताता है, राष्ट्र के लिए सशक्त व्यक्तित्व का लोगों के बीच में निर्माण करता है, सशक्त नागरिक का निर्माण करता है, उन लोगों को ये 2 कौड़ी का बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बच कर रहो। मैं यही कहूँगा कि बस टीचरों के लिए तो बोला जाता है कि टीचर उस दीपक की भांति होता है जो खुद जलकर बच्चों के जीवन को रोशन करता है। और टीचर उस दवा के समान है कि अगर आप उसका सेवन करेंगे तो ठीक है, अगर कभी फायदा नहीं किया तो नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन आजकल की मीडिया ऐसी दीमक की भांति है कि सुंदर से पड़े दरवाजे को भी चाल कर एकदम धराशायी कर देगी। ठीक है। तो ऐसे लोग जहर हैं, इनसे बच के रहा करो। आजकल की न्यूज़ तो वैसे भी नहीं देखने वाली है। अब अपने करियर पर फोकस करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। इन लोग की शिक्षा में कुछ कमी रही होगी कि आज ये लोग बिना सोच के, बिना कुछ सोचे समझे कुछ न कुछ बक दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग से बच के रहिए। आजकल के मीडिया को क्या ही कहा जाए, ये तो आजकल के समझिए कि जहर से भी खतरनाक है। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।